विवेक आगाशे का अगला अपनी बारी वाला दिन अपार व्यवस्था में गुजरा। दिन की शुरुआत मिसेज रोज पदमसी से उसके साउथ एक्सटेंशन में स्थित आलीशान कोठी में मुलाकात से हुई। फिर उसने मुकेश निगम के स्टॉक ब्रोकर का पता लगाया और उससे मुलाकात की। उसने कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर का चक्कर लगाया। वहां से लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ओरिएंटल परफ्यूमरी कंपनी में पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कंपनी के वर्क्स मैनेजर से मिलने की इच्छा प्रकट की। रिसेप्शनिस्ट ने एक क्षण फोन पर किसी से बात की और फिर उसे एक चपड़ासी के हवाले कर दिया। चपड़ासी उसे वर्क्स मैनेजर के कक्ष में छोड़ गया। वर्क्स मैनेजर कोई एक 50 साल का दुबला पतला सूरत से भलमानस लगने वाला आदमी निकला। अगाशे ने उसे अपना एक कार्ड पेश किया जिससे कि वो बहुत प्रभावित हुआ। मैं एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, अगाशे बोला। उस केस से हमारा रिश्ता? मैनेजर बोला। हो सकता है। क्या केस है? आपके यहाँ गिरधारी लाल वर्मा नाम का एक आदमी काम करता था। मैनेजर का सिर पहले ही इंकार में हिलने लगा। इस नाम का कोई आदमी, वो बोला, कभी यहाँ की मुलाजमत में नहीं था। होता तो आपको उसकी खबर होती? हाँ, जरूर होती। यहाँ कुल मिलाकर 90 आदमी काम करते हैं और मैं हर किसी को बखूबी नाम से जानता हूँ। ये गिरधारी लाल वर्मा यहाँ किसी और नाम से मुलाजिम रहा हो सकता है। आप उसे किसी और नाम से जानते हो सकते हैं। किसी एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं, किसी मकसद में रखे जा सकते हैं। दूसरा नाम क्या था इस शख्स का? वो मुझे नहीं मालूम। दूसरे नाम की संभावना मैंने इसलिए व्यक्त की है क्योंकि आप कहते हैं कि इस नाम का कोई आदमी आपके यहाँ मुलाजिम नहीं था। मुलाजिम तो वो यहाँ जरूर था। आप उसे जानते नहीं। किसी मुलाजिम को आप न जानते हो ये हो नहीं सकता। तो फिर तो यही संभावना सामने आती है कि वो यहाँ किसी और नाम से नौकर था। क्या नौकरी थी उसकी यहाँ? वो आपके नाइट्रोबेंजीन डिपार्टमेंट में मुलाजिम था। ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है ही नहीं। मेरा मतलब, अगाशे ने जल्दी से बात संवारी, आपके जिस डिपार्टमेंट में नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल होता है वो वहाँ काम करता था। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि नाइट्रोबेंजीन आपके यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा मैं। नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ काफ़ी इस्तेमाल होती है। सो देयर यू आर। वेयर एम आई? किस्सा क्या है? किस्सा ये है जनाब कि इस शख्स गिरधारी लाल वर्मा के घर वालों का कहना है कि उसकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ आपकी कंपनी में आपके कर्मचारियों को नाइट्रोबेंजीन के घातक असर की बाबत कोई चेतावनी नहीं है। क्या मतलब? मैनेजर तीखे स्वर में बोला। आप ये कहना चाहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन की वजह से हमारा कोई वर्कर मर गया है? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई मौत यहाँ हुई होती तो क्या मुझे खबर ना होती? वो शख्स घर जाकर मरा था, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के जहरीले प्रभाव के चपेट में वो यहाँ आया था। लेकिन सुनिए सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मुझे अपने उस डिपार्टमेंट में जहाँ की नाइट्रोबेंजीन इस्तेमाल होती है कोई ऐसा बोर्ड टंगा दिखा सकते हैं जिस पर यह चेतावनी अंकित हो कि नाइट्रोबेंजीन एक घातक जहर है? नहीं। यानी कि ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। ऐसा बोर्ड नहीं है। चेतावनी है, बोर्ड नहीं है। जुबानी तौर पर उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर मुलाजिम को यह चेतावनी है कि नाइट्रोबेंजीन को सावधानी से हैंडल किया जाना जरूरी है क्योंकि वो एक घातक विष है। कारखानों में टंगे बोर्डों को कोई नहीं पढ़ता जनाब, इसलिए ऐसी बातें फोरमैन लोग मुलाजिमों को जुबानी समझाते हैं। आप बोर्ड जरूरी समझते हैं तो बोर्ड भी टांग देंगे। मैं कुछ जरूरी नहीं समझता। एकाएक आगाशे उठ खड़ा हुआ। आपकी मर्जी हो बोर्ड टांगे, ना मर्जी हो ना टांगे। लेकिन वो गिरधारी लाल, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गया। वो जरूर किसी और परफ्यूमरी कंपनी में काम करता होगा।
हमारे जैसी एक परफ्यूमरी कंपनी तो हमारे ब्लॉक में ही है। जरूर वही होगी, मैं वहां पता करता हूं। शुक्रिया। अगाशे तत्काल वहां से विदा हुआ। वो कनॉट प्लेस पहुंचा। वहां प्रिंट आर्ट नामक अति आधुनिक स्टेशनरी शॉप तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। शॉप के अग्रभाग में रिसेप्शन का लंबा काउंटर था, जिस पर 3 कड़क सुंदरियां तैनात थी। उनमें 2 ग्राहकों से बात कर रही थी, लेकिन तीसरी खाली थी। वो तीसरी के पास पहुंचा और उसने उसे समझाया कि वो किस प्रकार का लेटर हेड छपवाना चाहता था। वो तीसरी के करीब पहुंचा और उसने उसे समझाया कि वो किस प्रकार का लेटर हेड छपवाना चाहता था। जवाब में युवती ने उसके सामने एक फाइल रखी, जिसके भीतर एक चुटकी की पकड़ में विभिन्न प्रकार के लेटर हेड्स के सैंपल दिखाई दे रहे थे और उसे उनमें से अपनी पसंद का सैंपल चुनने को कहा गया। अगाशे बड़ी सावधानी से फाइल के पन्ने पलटने लगा। तभी एक और ग्राहक वहां आ पहुंचा और वो युवती अगाशे को फाइल टटोलता छोड़कर उसे अटेंड करने चली गई। अगाशे ने सारी फाइल पलटी और फिर उसे बंद कर दिया। फिर वो फाइल को काउंटर पर रखकर दूसरी सेल्स गर्ल के करीब आ सरका। उसके कहने पर उसने अपनी सैंपल फाइल अगाशे के सामने रखी। अगाशे ने उसके भी पन्ने पलटने आरंभ किए, लेकिन जल्दी उसे महसूस हो गया कि वह फाइल पहली फाइल की एन डुप्लीकेट थी। जैसे सैंपल वो पहले देख चुका था, एन वैसे ही उसे अब दिखाई दे रहे थे। भुनभुनाते और असंतोष जाहिर करते वो तीसरी युवती के करीब सरकाया। उस युवती ने उसे समझाने की कोशिश की कि तीनों सैंपल फाइलों में एन एक ही जैसे कागजात थे, लेकिन फिर भी अगाशे ने उसकी फाइल देखनी चाहिए। युवती ने यूं अपनी फाइल उसे सौंपी जैसे वो जानती थी कि वो कोई खपती बूढ़ा था। कोई फैसला तत्काल कर लेना जिसके बस की बात नहीं थी। उस फाइल को देखते हुए अगाशे ने पाया कि तीनों फाइलों में एन एक जैसे कागजात नहीं थे। कम से कम एक फर्क तो उसकी निगाह ने यकीनन नोट किया। मैं यूं ही यहां नहीं चला आया, फाइल के पन्ने पलटता हुआ वो सेल्स गर्ल से पूछा। अपने एक खास दोस्त की सिफारिश पर मैं यहां आया हूं। आपके दोस्त? वो मधुर स्वर में बोली। अपनी स्टेशनरी हमारे यहां से लेते होंगे। जाहिर है, तभी तो सिफारिश की। सर, जो कोई भी हमसे एक बार काम करा लेगा वो तो हमारी सिफारिश जरूर करेगा। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। कौन है आपके फ्रेंड? शायद मैं उन्हें जानती हूँ। नाम से कई बार कुछ याद नहीं आता। मैं तुम्हें उनकी एक तस्वीर दिखाता हूँ जो इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास है। जरूर। अगाशे ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर युवती को दिखाई। अच्छा, ये हैं आपके फ्रेंड? युवती तस्वीर पर निगाह डालती हुई बोली। इन्हें तो मैं पहचानती हूँ। अभी कोई 3 हफ्ते पहले ही ये यहाँ आए थे, नहीं? हाँ, इतने ही दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ आए हुए। तो फिर कौन सा डिज़ाइन पसंद किया आपने? उस घड़ी लेटरहेड का जो सैंपल उसके सामने आया, अगाशे ने उस पर उंगली रख दी। बाकी का दिन अगाशे ने सेकंड हैंड टाइपराइटरों के डीलरों की दुकानों को बाकी का दिन अगाशे ने सेकंड हैंड टाइपराइटरों के डीलरों की दुकानों की खाक छानते गुजारा। हर दुकान पर उसने रेमिंगटन ट्रेवलर के नाम से जाने जाने वाले पोर्टेबल टाइपराइटर में ही रुचि दिखाई। किसी सेल्समैन ने कोई और किस्म का टाइपराइटर ऑफर किया तो उसने उसकी तरफ झांकना तक गवारा न किया और कहा कि उसके एक दोस्त ने सिर्फ रेमिंगटन ट्रेवलर की ही सिफारिश की थी, क्योंकि अभी सिर्फ 3 हफ्ते पहले उसने वैसा एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदा था और वो उससे बड़ा संतुष्ट था। कहीं यहीं से तो नहीं खरीदा था? जी नहीं, हमने तो पिछले 2 महीनों से रेमिंगटन ट्रेवलर नहीं बेचा। लेकिन खैबर के पास स्थित एक दुकान से मुख्तलिफ जवाब मिला। जी हाँ, वहाँ दुकानदार ने अपनी रसीद बुक देखकर बताया। 1 महीना पहले हमने ऐसा एक टाइपराइटर बेचा था जो कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने ही खरीदा हो। अगाशे ने फ्रेंड का हुलिया बयान करना आरंभ किया तो उसके ऐसा कर चुकने से पहले ही दुकानदार की गर्दन सहमति में हिलने लगी। अगाशे ने फ्रेंड की तस्वीर दिखाई तो दुकानदार ने उसकी भी फौरन शिनाख्त की।
ज़रूर उनका फ्रेंड ही 1 महीना पहले उनके यहाँ से एक सेकंड हैंड रेमिंगटन ट्रैवलर खरीद कर ले गया था। दुकानदार से अपनी वो मनमाफिक जानकारी हासिल हो जाने के बाद अगाशे से टाइपराइटर की खरीद को नकारते ना बना। उसे 1200 रुपये की चपत लगी। अपनी दिन भर की भागदौड़ से पूर्णतः संतुष्ट वो जोरबाग लौटा। अगला दृश्य। बृहस्पतिवार। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभापति अगाशे क्राइम क्लब के सदस्यों से संबोधित हुआ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पहले 3 वक्ताओं की तरह मेरे पास भी कहने के लिए कुछ है। मैंने भी अपने तरीके से, अपने प्रयत्नों से केस का हल निकाला है, जो कि पहले 3 वक्ताओं द्वारा निकाले हल से एकदम जुदा है। जैसे पहले 3 वक्ताओं को पूरा यकीन था कि उन्होंने केस का हल निकाल लिया था और वे अपने अपने हल को प्रमाणों की सहायता से साबित भी कर सकते थे, वैसे ही मुझे भी अपने हल पर ऐसा ही यकीन है। अलबत्ता पहले 3 वक्ताओं के हल निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हो सके थे, लेकिन यहाँ इस तथ्य का भी वर्णन करना जरूरी है कि ये हल निर्विवाद रूप से गलत भी करार नहीं दिए जा सके थे। हल के हक में और हल के खिलाफ दोनों तरफ संशय के बीज उपस्थित थे। मिसाल के तौर पर दासानी साहब की थ्योरी इसलिए फेल हुई क्योंकि उनकी चॉइस के अपराधी पार्वती परमार को हमारी माननीय क्राइम रिपोर्टर सदस्या रुचिका केजरीवाल की एलिबाई हासिल थी। लेकिन वो एलिबाई सिर्फ ये सिद्ध कर सकती थी कि पार्सल पोस्ट किए जाने के समय के आसपास वो दिल्ली से बहुत दूर लखनऊ में थी। यूं इस संभावना को 100% नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पार्वती परमार का कोई राजदा था जिसने कि उसके कहने पर दिल्ली में पार्सल पोस्ट किया था। मिसेस छाया प्रजापति ने केस का जो हल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने दासानी साहब को अपराधी साबित करके दिखाया। यहां भी वैसी ही स्थिति है कि अगर दासानी साहब के पास अपने हक में कुछ बातें थी तो मजिस्ट्रेट साहिबा के पास उनके खिलाफ कुछ बातें थी। मिस्टर प्रभाकर ने बतौर अपराधी रोज पदमसी को चुना। टोकने के लिए माफी चाहता हूं सदर साहब, अशोक प्रभाकर बोला। लेकिन आप तो आज पहले दुष्यंत परमार की रोज पदमसी की एल्बम में मौजूद तस्वीर के बारे में कुछ कहने वाले थे। जी हां, अगाशे बोला। मैं कहने वाला था, मैं कहता हूं, उस तस्वीर के संदर्भ में मैं आज सुबह ही रोज पदमसी से मिला था और मैंने उस एल्बम का मुआयना किया था। मिस्टर प्रभाकर, आप एक बात बताइए। आप विख्यात लेखक हैं, भारत के प्रसिद्धतम मिस्ट्री राइटर हैं। इस लिहाज से आपके पास फैन मेल भी आती रही होगी। जी हां, खूब। 500-600 चिट्ठियां आती हैं हर महीने। क्या होता है उनमें? नॉवल की बाबत राय होती है, आने वाले नॉवल के बारे में सवाल होते हैं, नॉवलों की मुकम्मल लिस्ट की मांग होती है, ऑटोग्राफ्स की मांग होती है, ऑटोग्राफ वाली तस्वीर की मांग होती है। तस्वीर आप भेजते हैं? जी हां। सबको? जी हां। उस पर कुछ लिखकर? जी हां। क्या? यही कि फला आदमी को सप्रेम भेंट और नीचे हस्ताक्षर। ऐसी तस्वीरें सैकड़ों की तादाद में आप भेज चुके होंगे। जी हां। फर्ज कीजिए आपने मिस एक्स को ऐसी एक तस्वीर भेजी तो उस पर आपने यही लिखा होगा ना कि मिस एक्स को सप्रेम भेंट, अशोक प्रभाकर। जी हां। यूं आपकी तस्वीर हासिल करने वाली मिस एक्स आपकी मशूका हो गई? खामखा? यानी कि नहीं हो गई? उसके पास आपकी ऐसी तस्वीर की मौजूदगी उससे आपका अफेयर स्थापित नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। वो तो एग्जैक्टली मिस्टर प्रभाकर, यही जवाब है रोज पदमसी की एल्बम में दुष्यंत परमार की तस्वीर की मौजूदगी का। जैसे आप एक प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार हैं, वैसे ही वो भी एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार है। जैसे मिस एक्स ने बतौर आपकी फैन आपकी तस्वीर हासिल की, वैसे ही रोज पदमसी ने बतौर दुष्यंत परमार के फैन उसकी तस्वीर हासिल की। लेकिन वो तो दुष्यंत परमार से नफरत करती है, आपने खुद ऐसा कहा था। जी हाँ, कहा था। मुझे खूब याद है मैंने क्या कहा था।
इस संदर्भ में दो बातें गौरतलब हैं। एक तो ये कि वो तस्वीर 6 साल पहले की तब की है, जब रोज पदमसी की परमार की बाबत उसकी आज वाली राय अभी नहीं बनी थी। दूसरे, बावजूद किसी शख्स से नफरत के उसकी कला से मोहब्बत की जा सकती है। बावजूद घटिया चरित्र के कोई श्रेष्ठ कलाकार हो सकता है। जिस लॉर्ड बायरन से हम दुष्यंत परमार की तुलना करते हैं, क्या वो खुद ऐसा नहीं था? औरतों के मामले में इतना दुष्चरित्र वो व्यक्ति क्या सारे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कवि नहीं था? अपनी जाति जिंदगी में ऑस्कर चाइल्ड होमोसेक्सुअल था, लेकिन क्या वो श्रेष्ठतम लेखक नहीं था? One can be a great artist and still have moral character of a rotten egg. No? हो तो सकता है ऐसा। तो रोज पदमसी के एल्बम में दुष्यंत परमार की तस्वीर की मौजूदगी की सिर्फ यही वजह थी कि वो उसकी फैन थी? जी हाँ। और उस एल्बम की बाबत आपने एक ये बात भी नोट नहीं की मालूम होती है कि उनमें तमाम की तमाम तस्वीरें ऐसे ही लोगों की थी जिन्होंने कला या साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे किसी एल्बम में दुष्यंत परमार की तस्वीर की मौजूदगी क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। सो देयर यू आर। लेखक चुप रहा। मैंने आपकी शंकाओं का जवाब दिया है मिस्टर प्रभाकर, लेकिन उसको अपराधी समझने के लिए आप फिर भी स्वतंत्र हैं। या हम यूं कह लेते हैं कि पार्वती परमार और लौंगमल दसानी की तरह रोज पदमसी का नाम भी फिलहाल सस्पेक्ट्स की लिस्ट में है। आखिरकार आपने उसके खिलाफ अपना केस साबित करके दिखाया था। वो तो इन्होंने, छाया नाक चढ़ाकर बोली, अपने खिलाफ भी साबित करके दिखाया था, अपनी भतीजी के खिलाफ भी साबित करके दिखाया था। लेखक बड़ी धृष्टता से हंसा। बहरहाल, अगाशे बोला, हमारी मर्डर सस्पेक्ट्स की लिस्ट पर 3 नाम चढ़ चुके हैं और उस लिस्ट में एक नाम का इजाफा अभी मैं करूंगा। यानी कि, रुचिका बोली, आपका अपराधी इन तीनों से जुदा कोई चौथा शख्स है? हाँ, उसको मिलाकर मर्डर सस्पेक्ट 4 हो जाते हैं और अभी हमारे 2 वक्ता बाकी हैं। यूं इस लिस्ट में अभी 2 और नामों के इजाफे होने की संभावना है। ना भी हो तो भी कम से कम 4 मर्डर सस्पेक्ट्स तो उपलब्ध हैं ही। ये एक रोचक स्थिति है जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। जो दिमागी कसरत क्राइम क्लब का मिशन है, उस पर यह स्थिति पूरी तरह से फिट बैठती है। लेकिन एक कत्ल के 4 मुख्तलिफ कातिल तो हो नहीं सकते। नहीं हो सकते, लेखक बोला। लेकिन आप तो जाहिर है कि दावा करेंगे कि आपका अपराधी ही असली अपराधी है। मैं तथ्य प्रस्तुत करूंगा और उन तथ्यों के बिना पर आपकी राय भी यही होगी कि मेरा सुझाया अपराधी असली अपराधी है। देखेंगे। आप अपनी थ्योरी पेश कीजिए, तसानी बोला। जरूर, आगाशे बोला। इस संदर्भ में पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी सारी तहकीकात को दुष्यंत परमार की निजी जिंदगी पर ही केंद्रित रखा था। मुझे पूरा यकीन था कि कत्ल का कोई क्लू अगर मुझे हासिल होने वाला था तो यूं ही हासिल होने वाला था। मिस्टर प्रभाकर, यहां मैं एक बात आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि पहले आपकी तरह मेरी भी ये धारणा थी कि इस केस की बुनियाद जरूर कोई तिरस्कृत प्रेमिका थी, ईर्ष्या की भावना थी, बदले की ख्वाहिश थी। आपकी तरह मेरी भी ये धारणा अपनी तफ्तीश की शुरुआत में ही बन गई थी कि यह अपराध किसी औरत का काम था। नतीजतन मैंने अपनी मुकम्मल तवज्जो दुष्यंत परमार के लव अफेयर्स पर रखी। मैंने खोद खोद कर इस बाबत जानकारी निकाली और यूं मैं उनकी तमाम प्रेमिकाओं की एक लंबी लिस्ट तैयार करने में कामयाब हो गया। कल की मीटिंग के पहले तक मुझे यकीन था कि मेरी लिस्ट मुकम्मल थी। परमार का कोई लव अफेयर मेरी जानकारी से छूटा नहीं था। लेकिन कल जब तिरस्कृत प्रेमिका के लेबल के साथ मिस्टर प्रभाकर ने रोज पदमसी का नाम पेश किया तो मुझे एहसास हुआ कि इतनी मेहनत से जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो मुकम्मल नहीं थी। उसमें रोज पदमसी का नाम नहीं था।
आज जब एक नाम छूट सकता था तो एक से ज़्यादा नाम भी छूटे हो सकते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कबूल करता हूं कि इस रहस्य उद्घाटन ने मुझे बहुत मायूस किया था कि परमार के कई लव अफेयर्स ऐसे भी थे, अपनी आदत से मजबूर होकर, जिसकी डींग उसने इधर उधर नहीं हाँकी थी। आई सी, दासानी बोला। लेकिन अब ये कोई अहम बात नहीं रही, क्योंकि अब कत्ल की बाबत मेरा नज़रिया भी बदल गया है और मेरी थ्योरी भी। पहले मेरी धारणा थी कि ये क्राइम किसी औरत का काम था और वो कुछ समय पहले तक दुष्यंत परमार की प्रेमिका रह चुकी थी। अब आपकी ये धारणा नहीं है? अशोक प्रभाकर ने पूछा। कतई नहीं है। यानी कि मैं शुरू से ही गलत रास्ते पर था। आगाशे एक विजेता के से स्वर में बोला। कैसे बदली आपकी धारणा? कब बदली? कल सुबह बदली, जब आईटीओ के पास इत्तेफाक से मेरी मुलाकात रोज पदमसी से हो गई। बड़े सहज ढंग से उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसकी अहमियत तत्काल मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जब मेरी समझ में आई तो मेरी थ्योरी का मुकम्मल हुलिया ही तब्दील हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि तिरस्कृत महिला वाली थ्योरी पर सिर धुनते रहकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उस लाइन पर काम करके तो मैं असली अपराधी के हाथों में खेल रहा था। असली अपराधी की मंशा ही ये थी कि ये कत्ल किसी तिरस्कृत प्रेमिका का काम समझा जाए, और क्या पुलिस और क्या हम लोग उसी की शिनाख्त में, तलाश में सिर धुनते रहे। क्या बताया उस औरत ने आपको? अशोक प्रभाकर उत्सुक भाव से बोला। जो कुछ तब रोज पदमसी ने मुझे बताया, अगाशे बोला, वो एक तरीके से इस मर्डर मिस्ट्री के हल की कुंजी थी। तब बिजली की तरह उस शख्स का नाम मेरे जहन में कौंधा जिसने कि दुष्यंत परमार के नाम जहरीली चॉकलेटों का वो पार्सल भेजा था। कौन था वो? रुचिका सशंक स्वर में बोली। अगाशे हंसा। यानी कि आप भी औरों की तरह तपा कर ही हमें वो नाम बताएंगे? अपने श्रोताओं को तपाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूं कि मुझे बात को अपने तरीके से, अपनी तरतीब से कहने की इजाजत दीजिए। आपको तो इजाजत ही इजाजत है, आखिर आप सभापति हैं। चलिए, ऐसे ही सही। अब आगे सुनिए। साहिबान, इस कत्ल के केस की योजना इतनी बारीकी से और इतनी होशियारी से बनाई गई थी कि कातिल कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि उसका राज फास हो सकता है। उसकी योजना की काबिले तारीफ खूबी यही थी कि या तो तफ्तीश करने वाले की आंखों पर पर्दा पड़ जाता, या वो गलत राह पर लग लेते। कल रोज पदमसी से मुलाकात की सूरत में मुझे एक तरह से खुदाई मदद ना हासिल हुई होती तो मैं भी अंधों में एक अंधा होता, तो मैं भी अभी तक डिस्कार्डेड मिस्ट्रेस वाली थ्योरी पर ही सिर धुन रहा होता। तबसरा छोड़िए जनाब, दासानी बेसब्रेपन से बोला। अपनी थ्योरी पर आइए। उसकी शुरुआत मैं सबूतों से शुरू करता हूं। मेरे पास सबूतों का वैसा मुजम्मा तो नहीं है जैसा कि मिस्टर प्रभाकर ने अपनी थ्योरियां डिस्कस करते हुए पेश किया था, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो कम है तो भी मेरी जरूरत से कम नहीं है। आप, अशोक प्रभाकर बोला, मेरी 12 शर्तों वाली लिस्ट से सहमत नहीं है? सबसे सहमत नहीं हूं मैं। मसलन आपकी लिस्ट की पहली 2 शर्तों से मैं सहमत हूं कि अपराधी की थोड़ी बहुत केमिकल नॉलेज होनी चाहिए और वो अपराध विज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन तीसरी शर्त से मुझे कत्ते इत्तेफाक नहीं। शिक्षा का इस क्राइम से कुछ लेना देना नहीं है। वो उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकता है और मामूली पढ़ा लिखा भी। केस के साथ शिक्षा का दखल सिर्फ इतना है कि अपराधी ने सोराबजी एंड सन्स की ओर से चंद सत्रों की एक चिट्ठी तैयार करनी थी और रैपर पर दुष्यंत परमार का पता लिखना था। इन दो कामों को कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर भी कर सकता है, और कोई किसी सरकारी स्कूल के मिडिल पास किया शख्स भी कर सकता है। आपकी चौथी शर्त से कि सराबजी एंड सन्स का एक्सक्लूसिव लेटर हेड या अपराधी के अधिकार में होना चाहिए,
या उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। कल मिस्टर प्रभाकर की धारणा ये थी कि अपराधी के पास लेटर हेड पहले से उपलब्ध था और उस उपलब्धि में से क्राइम की योजना बाद में जन्मी थी। मेरा कहना यह है कि अपराधी ने यह निर्णय पहले लिया कि कत्ल के अपने नापाक इरादे के लिए हथियार उसने जहर को बनाया था। फिर जहर से उसे चॉकलेटों की जरूरत सूझी थी और चॉकलेटों से सोराबजी एंड सन्स का ख्याल आया, जो कि चॉकलेटों की प्रसिद्धतम निर्माता कंपनी है। तब उसने पहले यह फैसला किया था कि उसने डाक के जरिए चॉकलेटों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था और फिर सोराबजी एंड सन्स के एक लेटर हेड की जरूरत महसूस की थी। साहिबान, वो लेटर हेड मेरे अपराधी ने कैसे हासिल किया, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। टाइपराइटर की बाबत 5वीं शर्त इस संशोधन के साथ मुझे कबूल है कि वो टाइपराइटर अपराधी के पास लाजमी उपलब्ध हो। ये जरूरी नहीं। क्यों? लेखक बोला। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि वो एक सबूत है जो उसके खिलाफ जा सकता है। ऐसी फसादी आइटम को वो भला अपने पास क्यों रखेगा जो कि कभी भी उसे फंसा सकती हो? ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो टाइपराइटर सिर्फ एक अपने मतलब की चिट्ठी टाइप करने के लिए उसने चुपचाप कहीं से सेकंड हैंड खरीदा हो। सेकंड हैंड क्यों? रुचिका बोली। एक तो इसलिए क्योंकि सेकंड हैंड की सेल छुपी रहती है। नए की तो सर्विस के लिए टाइपराइटर के पीछे पीछे कंपनी का मैकेनिक पहुंच जाता है। दूसरे सेकंड हैंड सस्ता मिलता है। जब इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही होना है तो नए पर सेकंड हैंड से तिगुनी कीमत खर्च करने का क्या फ़ायदा? और फिर 100 बातों की एक बात यह है कि चिट्ठी ही साफ बताती है कि वो किसी नए टाइपराइटर पर टाइप नहीं की गई थी। और लेखक बोला, और ये कि ये बात निर्धारित कर लेने के बाद मैंने शहर के टाइपराइटर डीलरों के चक्कर लगाने शुरू किए। नतीजा बड़ा सुखद निकला है। यूं मैं खैबर पास में स्थित उस दुकान पर पहुंच गया जहां से कि मेरे अपराधी ने सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदा था। मैंने उस दुकानदार को अपने अपराधी की तस्वीर दिखाई थी तो वो उसे फौरन पहचान गया था। वेरी गुड, छाया प्रजापति बोली। वो टाइपराइटर अब कहाँ है? अब तो वो अब तो वो कहीं होगा तो जमुना की तलहटी में ही होगा। मैंने पहले ही कहा है कि वो अपराधी अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ने की लापरवाही नहीं करने वाला। ओह, आपकी छठी शर्त मिस्टर प्रभाकर पार्सल को पोस्ट करने के टाइम की बाबत है। मैं आपसे सहमत हूं कि वो पार्सल अपराधी ने खुद पोस्ट किया था और इस लिहाज से एक खास वक्त पर लेटर बॉक्स के पास उसकी मौजूदगी जरूरी थी। उस वक्त की मेरे अपराधी के पास एलिबाई तो है, लेकिन वो बहुत फुसफुसी है। साइन पेन और उसकी स्याही संबंधी आपकी 7वीं और 8वीं शर्त की बाबत मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि उस 2 आइटमों को चेक करने का वक्त मुझे नहीं लगा। लेकिन वो कोई अहम बात नहीं है। दोनों ही कोई दुर्लभ पदार्थ नहीं है। वैसा साइन पेन मेरे अपराधी के अपने पास भी हो सकता है और वो उसने किसी से वक्ती इस्तेमाल के लिए मांगा भी हो सकता है। मांगे वाली बात की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अपराधी की फितरत ये बताती है कि वो अपने पास कोई भी सबूत छोड़ने वाला नहीं। बाकी की 4 शर्तों से मैं सहमत हूँ, सिवाय इसके कि उसका हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने का आदी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये नतीजा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित था। अशोक प्रभाकर तनिक शिकायत भरे स्वर में बोला। और कल आपको ये मंजूर था? खामोशी मंजूरी नहीं होती मिस्टर प्रभाकर। लेकिन जनाब, ये एक न्यायोचित नतीजा है। आपकी निगाह में, सिर्फ आपकी निगाह में। असहाय भाव से कंधे झटकाता लेखक खामोश हो गया। आप लेटर हेड पर आइए जनाब, दसानी बोला। अपराधी कोई भी हो, सराबजी एंड सन्स के एक्सक्लूसिव लेटर हेड से उसका संबंध जुड़ना जरूरी है। आप बराए मेहरबानी ये बताइए कि आपके अपराधी के अधिकार में वो लेटर हेड कैसे आया? वो वैसे नहीं आया जैसे कि 2 मेंबरान पहले बयान कर चुके हैं। मेरे अपराधी की सराबजी एंड सन्स में कोई एफडी नहीं।
होती भी तो उसकी मैच्योरिटी के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि थैंक यू वाली चिट्ठी तो एफडी की मैच्योरिटी पर ही जारी होती है। प्रभाकर साहब की भतीजी की तरह मेरे अपराधी का कोई सगा संबंधी या यार दोस्त भी कभी सोराबजी एंड सन्स में काम नहीं करता था। तो फिर वो लेटर हेड, अशोक प्रभाकर बोला, वो उनके उसके पास कैसे आया? कनॉट प्लेस में स्थित प्रिंट आर्ट नामक उस स्टेशनरी शॉप से, अगाशे बोला, जहां से कि सोराबजी एंड सन्स की मुकम्मल स्टेशनरी सप्लाई होती है। वो लेटर हेड कुछ 3 हफ्ते पहले प्रिंट आर्ट की एक सैंपल फाइल में से निकाला गया था, या यूं कहिए कि चुराया गया था। प्रिंट आर्ट में काउंटर पर 3 सेल्स गर्ल्स तैनात होती हैं और तीनों के पास सैंपलों की अलग अलग फाइलें होती हैं। साहिबान, वो तीनों फाइलें मैंने देखी थी। उनमें से 2 फाइलों में सोराबजी एंड सन्स के उस एक्सक्लूसिव लेटर हेड का नमूना मौजूद था, लेकिन तीसरी में से वो गायब था। इतने से यह साबित हो गया कि वो आपके अपराधी ने चुराया था, रुचिका केजरीवाल बोली। इतने से तो ये तक साबित नहीं होता कि आपके अपराधी ने वहां कभी कदम भी रखा हो, है प्रजापति रुचिका के साथ सहमति में सिर हिलाती बोली। अगाशे मुस्कुराते हुए बोला, रखा था कदम, मैंने इसकी तस्दीक की है। कैसे? सेल्स गर्ल को अपने अपराधी की तस्वीर दिखाकर। उसने तस्वीर को फौरन पहचाना था और 3 हफ्ते पहले मेरे अपराधी के वहां पहुंचे होने की तस्दीक की थी। ओह, दासानी बोला, लेटरहेड से एक इबारत मिटाई गई होने का सबूत उपलब्ध है। वो इबारत प्रिंट आर्ट में इस प्रकार के लेटरहेड की छपाई और कीमत की बाबत थी। उनकी फाइल में मौजूद हर सैंपल पर मैंने वैसी इबारत टाइप द्वारा अंकित देखी है, जैसे ये स्टाइल, 90 रुपये सैकड़ा। आई सी। सैंपल फाइल का ख्याल कैसे आया आपको? चॉकलेट के साथ आई चिट्ठी के पीले किनारों की वजह से। मेरी राय में पैड से निकाले कागज के किनारे यूं पीले नहीं हो सकते। यूं तो किनारे पीले लूज शीट के हो सकते थे। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने जॉब वर्क करने वाली प्रिंटिंग प्रेस की शो विंडोज में छपाई के ऐसे नमूने लगे अक्सर देखे थे, लेकिन वहां ऐसे नमूने एक बड़े बोर्ड पर ड्राइंग पेन द्वारा टांगे जाते थे, जबकि पुलिस के पास उपलब्ध चिट्ठी के कागज के किसी कोने पर भी वैसा पिन का कोई छेद नहीं था। तब मुझे स्टेशनरी शॉप का ख्याल आया, जो कि स्टेशनरी के नमूनों के सैंपल फाइल्स रखते हैं। स्टेशनरी शॉप का ख्याल आते ही मेरा प्रिंट आर्ट पर पहुंचना लाजमी था, क्योंकि वह सोराबजी एंड सन्स के स्टेशनरी सप्लायर्स थे। मैं वहां पहुंचा, नतीजा बड़ा अच्छा निकला। वेरी गुड। अब मैं उस बुनियादी गलती पर आता हूं जो कि इस केस में क्या पुलिस ने, क्या प्रेस ने और क्या मेरे से पहले हमारे तीनों वक्ताओं ने, सब ने की। हर कोई असली मास्टर हर कोई असली अपराधी द्वारा निर्धारित गलत राह पर चला। कल शाम मिस्टर प्रभाकर उस गलती के करीब तो पहुंचे, लेकिन उससे कोई कारामद नतीजा न निकाल सके। अपनी खोजबीन की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो न उसकी शिनाख्त कर सके और ना उसे केस का हल ढूंढने की दिशा में तरीके से इस्तेमाल कर सके। साहिबान, मूल रूप से कल मिस्टर प्रभाकर ने ही सुझाया था कि कातिल का असली निशाना दुष्यंत परमार नहीं था। ये वो ₹1,00,000 की बात है जिसकी कल इन्होंने कीमत नहीं पहचानी, लेकिन मैंने पहचानी। बुनियादी गलती आप किसे कह रहे हैं? अशोक प्रभाकर बोला। वो कौन सी गलत राह है आपके कहने के मुताबिक जिस पर अपराधी ने हर किसी को भटकाया है? वो बुनियादी गलती यह है कि हर कोई ये समझ रहा है कि अपराधी की योजना बैकफायर कर गई, कि गलत शख्स मारा गया था। क्या? वो हैरानी भरा सवाल लगभग हर किसी के मुंह से निकला। प्रत्यक्षतः उस प्रतिक्रिया से अगाशे बहुत आनंदित हुआ। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते मिस्टर अगाशे कि कातिल का निशाना ही थी मिसेज अंजना निगम? है प्रजापति बोली। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं, अगाशे बोला।
यही तो इस केस की खूबसूरती है। अपराधी की योजना बैकफायर नहीं कर गई, कातिल अपने मिशन में फेल नहीं हुआ, गलत आदमी नहीं मारा गया। कातिल की योजना 100% कामयाब रही। कत्ल उसी का हुआ है जिसका कि वो करना चाहता था। यही वो गलत राह है जिस पर उसने हर किसी को भटकाया है। हर कोई हर कोई क्योंकि यही समझ रहा था कि कातिल का निशाना परमार था और अंजना निगम की जान एक दुखद दुर्घटनावश चली गई थी। इसलिए कातिल की तलाश करने की कोशिश में हर किसी की तवज्जो दुष्यंत परमार पर ही केंद्रित थी। हर कोई यही सोचने में लगा रहा कि दुष्यंत परमार की मौत से किसको फायदा था, किससे उसकी अदावत थी, कौन उसका दुश्मन था। हकीकतन कत्ल का कोई हल न सूझने की अहम वजह यही थी कि हर कोई गलत राह पर भटक रहा था। यही बात साबित करती है कि कातिल कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि कोई जीनियस है। कमाल है, दासानी के मुंह से निकला। वाकई कमाल है साहिबान। ये कमाल ही है कि कातिल ने कत्ल की ऐसी शानदार योजना बनाई कि किसी को सूझा तक नहीं कि उसका असली निशाना अंजना निगम थी। अपराधी का हर कदम पहले से सोचा समझा हुआ था, जैसे ये पहले ही सोच लिया गया था कि दुष्यंत परमार के हाथों में पार्सल पहुंचते वक्त अगर मुकेश निगम उसके करीब होगा तो परमार जरूर वो पार्सल निगम को सौंप देगा। यह भी पूर्व निर्धारित था कि वारदात हो जाने के बाद पुलिस की तफ्तीश परमार को धुरी बनाकर उसके इर्द गिर्द घूमेगी। वो परमार के वाकिफकारों में कातिल को तलाश करने की कोशिश करेंगे, न कि अंजना निगम के वाकिफकारों में। ये भी कातिल पहले से निर्धारित किए बैठा था कि चॉकलेट की वजह से अपराध किसी औरत का काम माना जाएगा, जबकि असल में चॉकलेटों को कत्ल का हथियार इसलिए बनाया गया था क्योंकि जिसका कत्ल किया जाना था वो एक औरत थी। बहुत खूब, लेखक बोला। तो आपकी थ्योरी ये है कि कातिल अंजना निगम से संबंधित कोई व्यक्ति था और दुष्यंत परमार से उसका कोई लेना देना नहीं था? दासानी बोला। बिल्कुल। सूझा कैसे? मिसेस रोज पदमसी ने सुझाया। उसकी बताई इस बात ने सुझाया कि अपराधी कौन नाम की फिल्म उसके रीगल पर प्रीमियम से भी पहले अंजना निगम ने देखी हुई थी। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि प्रीमियर से 2 दिन पहले मिसेज पद्मसी अंजना निगम को खुद अपने साथ हाउस ऑफ सोवियत कल्चर में वो फिल्म दिखाने लेकर गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा इस बात की अहमियत पर गौर फरमाइएगा। गौरतलब बात यह है कि जो शर्त अंजना ने अपने पति के साथ लगाई थी उसका जवाब उसे पहले से ही मालूम था। उसे पहले से मालूम था कि फिल्म में कत्ल का अपराधी घर का चौकीदार था। यानी कि अंजना निगम को अपने पति को चीट करने की सजा मिल गई, रुचिका बोली। रोज पदमसी ने भी यही कहा था। उसने इसे खुदाई इंसाफ का दर्जा दिया था। उसने कहा था अंजना को बहुत छोटे गुनाह की बहुत बड़ी सजा मिली थी। लेकिन वो मसला जुदा है। जिस बात पर मेरा जोर है उसे आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं। सबकी प्रश्न सूचक निगाहें आगाशे पर टिक गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंजना निगम ऐसी स्त्री नहीं थी जो इतनी छोटी सी बात पर अपने हस्बैंड को चीट करती। वो एक पढ़ी लिखी नेक नियत खानदानी औरत थी जिसके कैरेक्टर में ऐसी फरेबी लगने वाली कोई बात फिट नहीं बैठती। और शर्त भी किससे? अपने पति से। और शर्त का हासिल क्या? चॉकलेट का एक पैकेट। साहिबान, क्या यह कबूल करने की बात है कि ऐसी शर्त उसने लगाई हो? मजाक में, दासानी ने सुझाया। मजाक में भी नहीं। मेरी जानकारी ये बताती है कि वो एक निहायत संजीदा मिजाज औरत थी। ऐसे मजाक उसके कैरेक्टर से मेल नहीं खाते। फिर भी अगर ऐसा उसने मजाक में किया होता तो अपने पति को हरा लेने के बाद तो उसने असलियत बताई होती। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? क्यों किया अंजना ने ऐसा? छाया ने पूछा। इसका मतलब यह हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि
छाया अंजना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो शर्त कभी लगी ही नहीं थी। ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं। इसका आगे मतलब यह हुआ कि मुकेश निगम उस शर्त की बाबत झूठ बोल रहा था। उस शर्त की कहानी मुकेश निगम ने वो चॉकलेट का पार्सल हासिल करने के लिए गढ़ी थी, और वो चॉकलेटें उसे शर्त की अदायगी के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए चाहिए थी। और वो मकसद क्या था, ये आप मेरे बिना बताए भी समझ सकते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। यानी कि कुछ क्षण बाद छाया ने चुप्पी तोड़ी। खुद मुकेश निगम ने अपनी बीवी का खून किया? जी हां, अगाशे बोला। हर बात उसकी तरफ इशारा करती है। ये काम उसके सिवाय और किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन उद्देश्य? दसानी बोला। उद्देश्य क्या है कत्ल का? उद्देश्य के खाते में पहली बात तो यही है कि वो अपनी बीवी से उकता चुका था। ये बात जगविदित है कि शादी से पहले सोसाइटी की रंगीन तितलियों की तरफ उसका जो रुझान रहा था, वो शादी के बाद भी चोरी छिपे जोर मारता रहा था। और बीवियों की तरह उसकी बीवी उसकी इस खामी को ये सोचकर नजरअंदाज करने वाली नहीं थी कि पैसे वाले लोगों पर ऐसी तितलियां मंडराती ही रहती हैं। मुकेश निगम की पब्लिक लाइफ की ऊपरी परत जरा सी खरोचने पर ही ये तथ्य उजागर हो जाता था कि शादी के बाद भी उसके संदिग्ध चरित्र की औरतों से, जैसे कैबरे डांसर्स, छोटी मोटी फैशन मॉडल, स्टेज आर्टिस्ट वगैरह से ताल्लुकात रहे थे। यानी कि मुकेश निगम एक निष्ठावान पति तो हरगिज भी नहीं था। वो मौज मेले का शौकीन था, और उसकी बीवी को उसके ऐसे शौकों से कतई कोई इत्तेफाक नहीं था। आगाशे एक क्षण ठटका और फिर बोला, मैं ये नहीं कहता कि मुकेश निगम ने अंजना को पसंद करके शादी नहीं की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उसने बीवी पसंद की थी, तब बीवी की दौलत ज्यादा पसंद की थी। उसकी निगाह क्योंकि बीवी की दौलत पर ज्यादा थी, इसलिए वो जल्दी ही बीवी से बोर हो गया। इसमें मैं उसकी कोई खास गलती भी नहीं मानता। ऐसी बीवी से अंतपंत मर्द ने बोर ही हो जाना होता है, जो सदा उसे शराफत और सदाचार का उपदेश देती रहती हो, और जो सदा उसे जबरन का एक आदर्श पति बनाने पर तुली रहती हो। मेरी तफ्तीश ये कहती है कि अंजना निगम पति के पीछे पड़ी रहने वाली ऐसी ही एक खुंद की औरत थी, जो अपने पति की छोटी मोटी खामी, छोटी मोटी कमतरी को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती थी, और उसके लिए उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करती थी। पति जो कुछ भी करे वो गलत, वो खुद कुछ भी करे वो ठीक, ये उसकी स्थापित धारणा थी। साहिबान, आप मेरे साथ इत्तेफाक जाहिर करेंगे कि इस मैं अच्छी तू घटिया वाली नीयत से पति ने कभी न कभी बगावत करनी ही होती है। आप ये कतई ना समझें कि मैं अंजना निगम के चरित्र पर कालिख पोतने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कितनी नाकाबिले बर्दाश्त बन सकती है जिंदगी ऐसी औरत के साथ। केवल पुरुषों के सिर सहमति में हिले। लेकिन कत्ल का बड़ा उद्देश्य ये नहीं है। कत्ल का बड़ा उद्देश्य ये है कि वो अपनी दौलत को अपनी छाती से लगा कर रखती थी। वो 40-50 लाख की चल अचल संपत्ति की स्वतंत्र रूप से स्वामिनी बताई जाती है, और उस रकम पर वो अपने पति की परछाई तक नहीं पड़ने देती थी। साहिबान, उसकी यही नीयत उसके लिए मौत की सजा बनी। क्यों? रुचिका बोली। मुकेश निगम खुद भी तो पैसे वाला आदमी है। क्यों निगाह थी उसकी अपनी बीवी की दौलत पर? मुकेश निगम पैसे वाला आदमी था, इस ढोल में बड़ी पोल निकली है मैडम। उसकी माली हालत का जायजा लेने के लिए मैंने कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर से उन कंपनियों की जानकारी हासिल की थी जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुकेश निगम का नाम था। ऐसी 3 कंपनियों की मुझे खबर लगी थी, और मुझे मालूम हुआ है कि वो तीनों ही दिवालियेपन के कगार पर खड़ी हैं। ऐसी कंपनी में लगी अपनी पूंजी के बदले मुकेश निगम के पल्ले क्या पड़ता होगा, इसका आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हो, फिर मैंने सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से अंजना निगम की वसीयत की कॉपी निकलवाई। उससे मुझे मालूम हुआ कि उसकी मौत के बाद उसकी तमाम चल अचल संपत्ति का स्वामी उसका पति मुकेश निगम बनने वाला था।
अब बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, उद्देश्य में कोई कसर रह गई? उद्देश्य तो तगड़ा है, दासानी बोला। नाइट्रोबेंजीन से? लेखक अशोक प्रभाकर बोला। मुकेश निगम का रिश्ता जोड़ पाए आप? बड़ी आसानी से, अगाशे बोला। कैसे? मिस्टर प्रभाकर, ये बात हम लोगों को आपने ही बताई थी कि नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल परफ्यूमरी में भी होता है। अब सूचनार्थ निवेदन है कि जिन 3 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुकेश निगम का नाम है, उनमें से एक ओरिएंटल परफ्यूमरी कंपनी है। मैंने खुद लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित उनके दफ्तर जाकर इस बात की तस्दीक की थी कि वहाँ नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल होता था, और वहाँ हर किसी को ये चेतावनी दी जाती थी कि इस आइटम को सावधानी से हैंडल किया जाना जरूरी है, क्योंकि यह एक घातक विषय है। अब आप बताइए कि जो जानकारी कंपनी के हर मुलाजिम को है, वो क्या उसके एक डायरेक्टर को भी नहीं होगी? और अपनी ही कंपनी से अपनी ज़रूरत के काबिल नाइट्रोबेंजीन चुरा लाना उसके लिए क्या कठिन काम रहा होगा? आप ठीक कह रहे हैं साहिबान। इस तथ्य से किसी को इनकार नहीं कि यह स्कीम बड़ी चतुराई से तैयार की गई है और इसे परफेक्ट बनाने में कोई कोशिश नहीं उठाई रखेगी। लेकिन अपराधी अपनी स्कीम की नोक पलक हासिल जानकारी के मद्देनजर रखकर ही सुधार सकता है, जबकि हकीकत में बेहतरीन तरीके से बनाई गई खीर में भी मक्खी पड़ सकती है। मुकेश निगम की बनाई खीर में मक्खी इस सूरत में पड़ी कि उसे मालूम नहीं था कि उसकी बीवी अपराधी कौन नामक पिक्चर का एक शो उसके प्रीमियम से पहले भी देख चुकी थी। निगम का वो प्रीमियम शो देखना भी उसकी स्कीम का एक हिस्सा था। यूं वो कह सकता था कि उस 2:15 के बीच के जिस वक्फे में पार्सल पोस्ट किया गया था, उस वक्फे के दौरान तो वो रीगल में अपनी बीवी के साथ बैठा पिक्चर देख रहा था। ये एलिबाई स्थापित करने के लिए ही उसने बीवी से पिक्चर चलने की जिद की थी, और बीवी ने मुलाजिम उसे ये नहीं बताया था कि वो पिक्चर पहले ही देख चुकी थी। यूं पति के उसे पिक्चर ले जाने के उत्साह को ठंडा करना उसे मुनासिब न लगा होगा। किसी का दिल रखने के लिए इतना झूठ लोग बाग आम बोल लेते हैं किसी का दिल रखने के लिए इतना झूठ लोग बाग आम बोल लेते हैं, लेकिन इस झूठ को अपने हक में इस्तेमाल करके कोई शर्त जीतने की कोशिश करना एक ऐसा काम है जो अंजना निगम के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। पति के साथ देखी हुई फिल्म देखने चले जाना और बात है, लेकिन इसी क्रिया पर आधारित कोई शर्त भी लगा बैठना और बात है। ऐसी किसी शर्त की कोई बात उठी भी होती तो उन हालात में अंजना ने उसे यकीनन टाल दिया होता। साहिबान, शर्त की कहानी फर्जी है, और वो इस मुगालते से जन्मी है कि अंजना वो फिल्म अपने पति के साथ पहली बार देख रही थी, और यही वो मक्खी है जो मुकेश निगम की परफेक्ट स्कीम की खीर में पड़ी है। आगाशे एक क्षण ठटका और फिर बोला, अब जरा एलिबाई पर आइए। साहिबान, मैंने खुद चेक किया है कि रीगल पर अपराधी कौन के नून शो में इंटरवल 2:15 होता है, और पैदल चलकर रीगल से जनपथ और जनपथ से वापस रीगल 7 मिनट में आया जा सकता है। यानी कि इंटरवल में टॉयलेट जाने के बहाने बीवी के पहलू से उठकर मुकेश निगम बड़ी आसानी से जनपथ जाकर जहर भरी चॉकलेटों वाला वो पार्सल वहां पोस्ट करके पिक्चर शुरू होने से पहले वापस लौट सकता है। वो रीगल के बाहर से कोई सवारी पकड़ सकता था? अशोक प्रभाकर बोला। टाइम तब भी इतना ही लगता क्योंकि पैदल का रास्ता छोटा है, और कनॉट प्लेस के वन वे ट्रैफिक के नियमों की वजह से सवारी का रास्ता बहुत लंबा है। ऊपर से सवारी चालक को अपना वो मुसाफिर याद रह सकता था जो सिर्फ एक पार्सल पोस्ट करने के लिए जनपद गया था और उल्टे पांव वापस लौटा था। ऐसा सवारी चालक निगम के खिलाफ गवाह बन सकता था, जो कि निगम को कभी गवारा न होता। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, अगाशे छाया प्रजापति से संबोधित हुआ। पिछले सोमवार आपने कहा था कि अपराधी कौन का रीगल का प्रीमियम शो आपने मिस्टर एंड मिसेस निगम के साथ उन्हीं वाले बॉक्स में बैठकर देखा था। आप जरा याद करके बताइए कि क्या इंटरवल के दौरान मुकेश निगम हर क्षण अपनी सीट पर ही मौजूद रहा था? बिल्कुल भी नहीं, है बोली। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो तो स्क्रीन पर इंटरवल फ्लैश होते ही उठकर बाहर चला गया था।
और अंधेरे में तब वापस लौटा था जबकि कमर्शियल्स के बाद फिल्म शुरू होने ही वाली थी। सो दिस प्रूव्स माय पॉइंट। बॉक्स में तो अंजना भी नहीं बैठी रही थी। इंटरवल में पति के पीछे पीछे ही वो भी कहीं बाहर निकल गई थी। अलबत्ता लौट वो पति से काफी पहले आई थी। आई सी। तो आपकी निगाह में अपराधी मुकेश निगम है? जी हाँ। ऊपर से ये आदमी अपराध विज्ञान विशेषज्ञ भी बताया जाता है। जी हाँ, दसानी बोला। उसकी इसी खूबी की वजह से तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि उसे हमारी क्राइम क्लब मेंबरशिप ऑफर की जाए। अब तो वो तिहाड़ जेल की किसी क्रिमिनल क्लब का ही मेंबर बनेगा, अगाशे बोला। इतनी जल्दी उसे सजा न सुनाइए मिस्टर अगाशे, रुचिका केजरीवाल बोली। अभी तो आपने बहुत से नुक्तों पर रोशनी डालनी है। अच्छा, अगाशे उसे घूरता हुआ बोला। जी हाँ। मसलन मसलन जब चॉकलेटों का पार्सल क्लब में मुकेश निगम के अधिकार में आ गया था तो उसने उसके साथ आई चिट्ठी और उसका रैपर नष्ट क्यों न कर दिया? उसने उन दोनों चीजों के पुलिस के हाथों में पहुंच जाने देने का रिस्क क्यों लिया? इसमें कोई रिस्क नहीं था। वो तो चाहता था कि वो दोनों चीजें पुलिस के हाथ पड़ती। यूं शक की सुई उसकी तरफ तो घूमती ही नहीं बल्कि उससे परे किसी और की तरफ घूमती, जैसे सोराबजी एंड सन्स के किसी कर्मचारी की तरफ या किसी गुमनाम सिरफिरे की तरफ। और हम सब जानते ही हैं कि असल में भी यही हुआ। पुलिस कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि यूं किसी को जहर भरी चॉकलेट का पार्सल भेजना किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का, किसी होमिसाइडल मैनियक का, किसी क्रिमिनल लुनेटिक का काम था। लेकिन यूं डाक से भेजी गई चॉकलेटों का पार्सल दुष्यंत परमार को डिलीवर होने की क्या गारंटी थी? अभिजीत घोष ने संकोचपूर्ण स्वर में बोला। परमार अगले रोज बीमार पड़ सकता था, या ऐसी ही कोई और वजह हो सकती थी अगले रोज उसके क्लब में ना आने की। हो सकता था वो पार्सल मुकेश निगम को ना देता या उसे देने की जगह किसी और को दे देता। ऐसी संभावनाएं तो इससे आगे कहीं तक हैं मिस्टर घोष, अगाशे तनिक अप्रसन्न स्वर में बोला। परमार का हार्ट फेल हो सकता था, उसके मकान की छत उसके ऊपर आकर गिर सकती थी, उसके घर पर डाका पड़ सकता था, उस पर बिजली गिर सकती थी, उसे बिच्छू काट सकता था। चॉकलेटें निगम को देने की जगह वो उन्हें खुद खा सकता था। पार्सल रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए डाकिया ही उसे हथिया सकता था और उसकी बीवी, बेटी या माशूक उन चॉकलेटों को खा सकती थी। ऐसी और भी बेशुमार संभावनाएं हैं मिस्टर घोष। ये संभावनाएं अगर आपको सूझ सकती हैं तो क्या ये निगम को नहीं सूझी होंगी? एक तरफ तो हम उस आदमी को मर्डर की एक परफेक्ट स्कीम का जन्मदाता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसे इतना गावदी कैसे मानते हैं कि ये मामूली अड़ंगे उसे न सूझते? अभिजीत घोष का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसकी सूरत उस स्कूल के बच्चे जैसी बन गई जो मास्टर की पीठ पीछे शरारत करता पकड़ा गया हो। आपने ये कैसे सोच लिया? अगाशे पूर्वत अप्रसन्न स्वर में बोला। कि उसने जहर वाली चॉकलेटें डाक से भेजी होंगी। डाक से तो उसने एकदम निर्दोष चॉकलेटें भेजी होंगी, और फिर पार्सल अपने अधिकार में आ जाने के बाद अपने घर के रास्ते में उसने उन्हें जहर भरी चॉकलेटों के पैकेट से बदल दिया होगा। इट इज एज इजी एज गेट। एग्रीड? इट इज एज इजी एज दैट। एग्रीड? अभिजीत घोष ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। साहिबान, इस केस का एक एक नुक्ता इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि हमारा वास्ता किसी मामूली शख्स से नहीं, एक आला दिमाग शातिर मुजरिम से है। मिसाल के तौर पर ज़रा सोचिए कि उसने पार्सल को जनपद के लेटर बॉक्स से ही क्यों पोस्ट किया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जनपद और करजन रोड, जहाँ की शिवालिक क्लब है, एक ही बड़े डाक खाने के अंदर आते हैं। यानी कि जिस बड़े डाक खाने से उसकी जनपद से कलेक्शन है, उसी से उसकी करजन रोड पर डिलीवरी है। यह सिलसिला इस बात की गारंटी था कि दोपहर के बाद जनपद से पोस्ट किया गया था पार्सल अगले रोज पहली ही डाक से शिवालिक क्लब में डिलीवर हो जाने वाला था। अब पार्सल के डिलीवरी वाले दिन निगम के शिवालिक क्लब में आगमन का अंदाज देखिए।
वो उस सुबह क्लब के आसपास इस ताक में मंडराता नहीं रहता कि दुष्यंत परमार वहां पहुंचे और वो उसके पीछे पीछे क्लब में दाखिल हो। वो ऐसा नहीं करता। ऐसा करना उसके लिए जरूरी भी नहीं था, क्योंकि अपने मकसद के लिए उसने दुष्यंत परमार को इसलिए चुना था क्योंकि ये बात जग विदित है कि सुबह 10:30 बजे शिवालिक क्लब में उसकी हाजिरी अवश्यंभावी होती है। ये वक्त की ये पाबंदी ऐसी स्थापित है कि लोग क्लब में उसकी एंट्री के टाइम से अपनी घड़ियां मिला लेते थे। ये बात निगम को भी मालूम है, इसलिए ऐन उसी वक्त वो भी बड़े सहज स्वाभाविक ढंग से क्लब में दाखिल होता है, और यूं ऐसा कतई नहीं लगता कि वो वहां परमार के आगमन की ताक में था। पहले इस बात ने मुझे भी बड़ी उलझन में डाला था कि चॉकलेट का वो पार्सल परमार के घर के पते पर क्यों नहीं पोस्ट किया गया, वो उसे क्लब के पते पर क्यों भेजा गया। अब ये बात साफ है, पार्सल वहां इसलिए भेजा गया क्योंकि वो पहली डाक से डिलीवर होने वाला था, और पहली डिलीवरी के वक्त परमार की क्लब में मौजूदगी की गारंटी थी। समस्त श्रोतागण बहुत प्रभावित दिखाई देने लगे। आपने, अशोक प्रभाकर बोला, मेरी शर्तों की लिस्ट की तीसरी शर्त से नाइत्तफाकी जाहिर की है। आपने कहा कि अपराधी कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर भी हो सकता है। ऐसा क्या आपने इसलिए कहा क्योंकि आपको अब मालूम है कि आपका अपराधी मुकेश निगम है और वो खूब पढ़ा लिखा है? देखिए लेखक महोदय, मुझे पूरा पूरा शक है कि आपने ये जो शर्तें घड़ी हैं खुद आप अपने आप को मद्देनजर रखकर घड़ी हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपराधी घोषित करके सनसनी फैलाना चाहते थे। इसलिए जहां आपकी कुछ शर्तें निहायत मानीखेज हैं, वहां कुछ शर्तें बेमानी भी है। शिक्षा संबंधी आपकी शर्तें दूसरी श्रेणी में आती हैं। मैं ये तो कबूल कर सकता हूं कि अपराधी कतई अनपढ़ नहीं है, और आज के ज़माने में कतई अनपढ़ कोई होता भी नहीं, लेकिन उसका गुजारे लायक पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं। उसकी पढ़ाई का कोई और छोर निर्धारित करना बेमानी है। आप कहते हैं कि आदमी का कत्ल के लिए चुना आप कहते हैं कि आदमी का कत्ल के लिए चुना गया तरीका उसकी शिक्षा से प्रभावित होता है। मैं ये कहता हूं कि ये बात तब तो थोड़ी बहुत लागू होती भी है जबकि कत्ल करने वाला भी आदमी हो और कत्ल होने वाला भी आदमी हो, लेकिन तब नहीं जब कत्ल होने वाली औरत हो। मुकेश निगम ने दुष्यंत परमार का कत्ल करने की कोशिश की होती तो शायद उसने चॉकलेट जहर भरी चॉकलेटों का सहारा न लिया होता। तब शायद वो कत्ल को कोई ज्यादा प्रचलित तरीका इस्तेमाल करता। किसी औरत को मारने के लिए कातिल को जहर का ख्याल आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी मौत को वायलेंट डेथ नहीं कहा जा सकता। आप किसी का सिर फोड़कर उसे मरने को छोड़ दें, या फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल दें, या पटक कर उसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ खोल दें, तो ये वायलेंट डेथ के तरीके मर्दाना तरीके होंगे। लेकिन कम से कम मेरी कल्पना में ये नहीं आता कि कोई मर्द किसी औरत की जान यूं ले। औरत के मामले में तो उसकी यही कोशिश होगी कि मरने में उसे कम से कम तकलीफ हो। जहर ऐसा ही जरिया है, उससे बेहोशी जल्दी तारी हो जाती है और फिर मरने वाले को दुख तकलीफ का पता ही नहीं चलता। अशोक प्रभाकर खामोश रहा। अगाशे ने किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा में उसकी तरफ देखा तो वो केवल मुस्कुराया। अब देखिए, अगाशे बोला, हर चॉकलेट में नाइट्रोबेंजीन की एन 6 बूंदें होने से आपने क्या नतीजा निकाला? इससे आपने ये नतीजा निकाला कि हत्यारा आदतन नीट एंड क्लीन और नफासत पसंद था, जो कि 9वीं शर्त है। लेकिन मेरा यह कहना है कि उसकी इन आदतों का केस से कुछ लेना देना नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नीट एंड क्लीन हो या नफासत पसंद हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्योंकि हर चॉकलेट में नाइट्रोबेंजीन का एक ही जैसा डोज होना किसी और वजह से ज़रूरी है, और वो वजह यह है कि वही चॉकलेट खुद मुकेश निगम ने भी खानी थी। उसने 2 चॉकलेट खाई, उसकी बीवी ने 7 खाई। अगर डोज कमी पेशी वाली होती तो मुमकिन था कि 7 चॉकलेटों के जरिए अंजना के पेट में उतना जहर ना पहुंचता जितना कि 2 चॉकलेटों के जरिए मुकेश निगम के पेट में पहुंच गया होता। फिर क्या होता? फिर अंजना फूट फूट कर हाय हाय करते पति की तरह बच गई होती, और निगम अपनी पत्नी की तरह परलोक सिधार गया होता। कातिल मर गया होता और उसका शिकार जिंदा बच गया होता। साहिबान,
निगम की योजना की सबसे मास्टरपीस बात यही थी कि जहर से उसने अपनी बीवी की जान ली थी, वही उसने खुद भी खाया था। उसे मालूम था कि डिब्बे की ऊपरली परत की 15 चॉकलेटों में से कोई भी 2 उसके पल्ले पड़ सकती थी। इसलिए यह जरूरी था कि हर चॉकलेट में एक ही पूर्व निर्धारित डोज होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी असली वजह चॉकलेट में नाइट्रोबेंजीन की एन 6 बूंदें मौजूद होने की। ना कि ये कि हत्यारा एक नीट एंड क्लीन आदमी था, या वो नफासत पसंद था, या वो हर काम योजनाबद्ध तरीके से करने का आदी था। बेशक वो ये सब कुछ भी हो, लेकिन वो ये कुछ ना होता तो इसका मतलब ये नहीं था कि हर चॉकलेट में 6 जहर की जुदा मिकदार होती। अगर निगम ने जिंदा बचना था तो हर चॉकलेट में जहर की एक ही मिकदार होना निहायत ज़रूरी था। और कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी 15 चॉकलेट तैयार करने के लिए उसने इससे 4 गुना चॉकलेटें बिगाड़ी हों। साहिबान, चॉकलेट के मामले में हमारे सामने एंड रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट नहीं। इस बार हर कोई, अशोक प्रभाकर भी, साफ साफ प्रभावित दिखाई दिया। और फिर ये ना भूलिए, अगाशे आगे बढ़ा, कि चॉकलेटों को लेकर अपने घर के ड्राइंग रूम में अपनी बीवी के साथ जो वार्तालाप हुआ, मुकेश निगम बताता है, उसका जामिन खुद उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिल्म को लेकर उसकी बीवी के साथ लगी शर्त का। वो कहता है कि वो अपनी बीवी को ड्राइंग रूम में चॉकलेट खाती छोड़कर वहां से चल दिया था, लेकिन मेरा दावा है कि तब तक वहां रुका होगा जब तक उसने अपनी बीवी को उसकी मर्जी से या अपनी मनहार से इतनी काफ़ी चॉकलेटें खा चुकी अपनी आंखों से न देख लिया हो, जितने से कि उसकी जान जाना निश्चिंत था। इसी से साबित होता है कि उसे मालूम था कि नाइट्रोबेंजीन की कितनी बूंदें पेट में जमा होने के बाद हालात जानलेवा बन जाते हैं। जरूर वो डोज बीवी के पेट में पहुंच गया अपनी आंखों से देख लेने के बाद ही वो वहां से हिला होगा। उसके बाद बीवी और चॉकलेट खाती या ना खाती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर तो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है मुकेश निगम, अशोक प्रभाकर प्रभावित स्वर में बोला। बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ, अगाशे बोला। यानी कि आपकी निगाह में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि वही अपराधी है? रुचिका बोली। ना, कतई नहीं। हम्म, क्या हूं? तुम्हें दिखाई देती है शक की कोई गुंजाइश? वो खामोश रही। भाई, अगर कोई शक है तो उसे जुबान दो। किसी को मेरी थ्योरी पर कोई भी शुबा हो तो उसे बयान करे। मुझे तो कोई नुक्स नहीं दिखाई देता आपकी थ्योरी में। छाया प्रजापति अपनी न्यायाधीश सुलभ गंभीरता से बोली। आप क्या कहते हैं मिस्टर प्रभाकर? अशोक प्रभाकर ने खंखार कर गला साफ किया और बोला, आपका उद्देश्य पर जोर है सभापति महोदय, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अतिशयोक्ति से काम लेते मालूम हो रहे हैं आप। बीवियों से उकताए खामिद उनके खून के पैसे नहीं हो जाते। ये भी आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सुधारने के लिए उसे अगर कोई रकम दरकार थी तो वो बीवी के कत्ल के बिना उसे हासिल नहीं हो सकती थी। और खाविंद के डूबते बिजनेस को संभालने में उसकी मदद करने के लिए उसकी दौलतमंद बीवी खुद ही आगे ना आए, ये भी मुश्किल से ही एतबार में आने वाली बात है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अगाशे बोला, क्योंकि आप पति पत्नी दोनों के ही चरित्र का सही जायजा नहीं ले पाए हैं। दोनों एक नंबर के ढीठ हैं, और मुकेश निगम का बिजनेस डूब रहा था। इस बात का एहसास पहले निगम को नहीं, अंजना को हुआ था। ऐसे हालात में अपनी दौलत पर काबिज रहने का हठ ठान लेना बीवी के लिए स्वाभाविक बात थी। मिस्टर प्रभाकर, मैं दर्जनों ऐसी हत्याओं की बाबत जानता हूं जिनको करने वालों के पास मुकेश निगम से भी कम उद्देश्य था। चलिए मान ली आपकी बात, लेखक बड़ी दयानतदारी से बोला। अब आप जानते हैं कि हत्या वाले रोज अंजना निगम का लंच घर से बाहर होने वाला था, लेकिन लंच अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। क्या मुकेश निगम को इस बात की खबर नहीं थी? क्योंकि अगर खबर थी
तो ऐसा क्यों कर हुआ कि उसने चॉकलेट की डाक से डिलीवरी के लिए वो दिन चुना जिस दिन उसकी बीवी लंच में उन्हें प्राप्त करने के लिए घर पर ही नहीं होने वाली थी? एन यही सवाल मैं पूछने वाली थी, रुचिका बोली। अगाशे के चेहरे पर उलझन के भाव आए जो कुछ क्षण बाद झुंझलाहट में तब्दील हो गए। ये कोई अहम सवाल नहीं है, वो बोला। और फिर उन चॉकलेटों का लंच टाइम पर ही बीवी को सौंपा जाना क्यों जरूरी था? दो कारणों से जरूरी था, अशोक प्रभाकर बोला। एक तो बजरिया दुष्यंत परमार पार्सल हाथ में आ जाने के बाद यही स्वाभाविक लगता है कि हत्यारे ने उसे फौरन इस्तेमाल में लाने की कोशिश की होती, और दूसरे क्योंकि शर्त वाली बात का जिक्र करके ही निगम ने वो पार्सल परमार से हासिल किया था, और शर्त आपका दावा है कि ऐसी कोई थी ही नहीं, तो जाहिर है कि शर्त वाली बात को सिर्फ बीवी ही झुठला सकती थी। इसलिए निगम की जरूर यही कोशिश रही होगी कि जितनी जल्दी हो सके बीवी का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये सब बाल की खाल निकालने वाली बातें हैं, अगाशे भुनभुनाया। मेरी तो यही समझ से बाहर है कि आखिर क्यों मुकेश निगम को अपनी बीवी की लंच अपॉइंटमेंट की खबर होनी चाहिए थी? दोनों हाई सोसाइटी में विचरने वाले शख्स थे और वक्त का उन्हें कोई तोड़ा नहीं रहता था। ऐसे लोगों के लंच और डिनर तो रोज ही बाहर होते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं कि ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को खबर करके रखते होंगे कि किसका कब लंच कहाँ होने वाला था। अशोक प्रभाकर को जवाब ना सूझा। उस स्थिति से उत्साहित होकर अगाशे ने सगर्व सब सदस्यों पर निगाह दौड़ाई। एकाएक अभिजीत घोष बोला, सभापति महोदय, मेरी तुच्छ राय में आपके केस का मुकम्मल दारोमदार शर्त पर है। जाहिर है, अगाशे सहज स्वर में बोला। अगर यह बात साबित हो जाए कि वो शर्त लगी थी तो फिर आपके केस का तो कुछ ना बचा। क्या? अगाशे सकपकाया। आपकी थ्योरी की इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है कि वो शर्त कभी लगी ही नहीं थी। लेकिन अगर ये जाहिर हो कि शर्त से ताल्लुक रखता तमाम वाक़या हकीकत है तो आपकी इमारत तो धराशायी हो गई। अगाशे बड़े विचलित भाव से उसे घूरते हुए बोला, आपके पास कोई सबूत है उस शर्त के लगी होने का? नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जनाब। मेरे पास कहां से आया ऐसा सबूत? तो फिर? मैं तो सिर्फ ख्याल जाहिर कर रहा था कि अगर किसी ने आपके केस की बुनियाद हिलानी हो तो उसे शर्त पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। बात तो ठीक कह रहे हैं मिस्टर घोष, अशोक प्रभाकर तत्काल बोला। तब हत्या का उद्देश्य लंच अपॉइंटमेंट की पति को खबर जैसे मामले तो गौण हो जाएंगे। ऐसा खामखा कैसे हो जाएगा? अगाशे तमक कर बोला। खामखा कैसे यह साबित हो जाएगा कि वो शर्त लगी थी? नहीं साबित हो जाएगा, अभिजीत घोष दबे स्वर में बोला। मैंने तो कहा था कि अगर आपकी छोटी मोटी अगर मगर मेरी परफेक्ट थ्योरी पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते मिस्टर घोष। मैंने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन मेरी थ्योरी के सामने अगर मगर की तरह लेकिन वेकिन भी नहीं चलने वाला। अभिजीत घोष ने बड़े नर्वस भाव से जोर से थूक निकली। आपकी क्या राय है लेडीज एंड जेंटलमैन? आपको मेरी थ्योरी से इत्तेफाक है? है। सबसे ज्यादा एतराज पेश करने वाला जासूसी उपन्यासकार अशोक प्रभाकर सबसे बोला। दम है आपकी थ्योरी में? एडवोकेट लॉन्गमल दसानी बोला। क्राइम क्लब में डिटेक्टिव प्रेसिडेंट विवेक अगाशे को अंजना निगम के मर्डर केस हल कर लेने की बधाई, मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति जोश भरे स्वर में बोली। केवल क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल अपने ही ख्यालों में खोई बैठी थी। हमारी जर्नलिस्ट सदस्य को बाकी मेंबरान की सामूहिक राय से इत्तेफाक नहीं मालूम पड़ता, अगाशे शिकायत भरे स्वर में बोला। रुचिका हड़बड़ाकर सिर उठाती हुई बोली,
ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका ये कहना है कि आपने मुकेश निगम द्वारा टाइपराइटर की खरीद को भी साबित कर दिया है और प्रिंट आर्ट की एक सेल्स गर्ल की सैंपल फाइल से भी उसका संपर्क स्थापित कर दिखाया है। कोई शक? कतई नहीं। लेकिन क्या आप मुझे उस टाइपराइटर शॉप का नाम और पता बताएंगे? जरूर। दुकान का नाम राजधानी टाइपराइटर कंपनी, पता खैबर पास माल रोड। और प्रिंट आर्ट की उस सेल्स गर्ल का नाम क्या था जिसने की तस्वीर से मुकेश निगम की शिनाख्त की थी? नाम तो मैंने नहीं पूछा था, लेकिन शायद उसने उस रसीद पर अपना नाम लिखा हो जो कि उसने मेरा ऑर्डर बुक करते वक्त मुझे दी थी। आगाशे ने जेब से अपना पर्स निकाला और उसमें से रसीद बरामद की। हाँ, है इस पर उसका नाम, सुनीता सूद। शुक्रिया, रुचिका बोली। इन मालूमात की वजह मिस केजरीवाल? आगाशे संशय और उत्सुकता मिश्रित स्वर में बोला। कोई खास नहीं, रुचिका लापरवाही से बोली। आपने मेरी थ्योरी की बाबत अपनी राय जाहिर नहीं की। आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप मानती हैं या नहीं कि अंजना निगम का कत्ल उसके पति ने किया है? आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं कल दूंगी, रुचिका बड़े इत्मीनान से बोली। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि कल मेरी बारी है और ये प्रस्ताव हम सर्वसम्मति से पार कर चुके हैं कि क्राइम क्लब के 6 मेंबरान को बोलने का मौका दिया जाएगा। मुझे आपकी थ्योरी से इत्तेफाक हो या ना हो, कल मेरी बारी पर मुझे बोलने का मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका तो यही मतलब हुआ कि आपको मेरी थ्योरी से इत्तेफाक नहीं होता तो कल अपनी बारी के इस्तेमाल से आपने क्या हासिल कर लेना था? अच्छा हुआ कि आपने ये बात समझी और अपनी जुबानी कह दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कातिल की बाबत आपकी राय मुख्तलिफ है। जाहिर है। आपकी राय में कातिल कोई और है? जी हाँ। यानी कि आपकी निगाह में मेरी थ्योरी बेबुनियाद है? बुनियाद तो आपने उसकी बहुत खूबसूरती से बनाई है मिस्टर आगाशे। साबित करते दिखाया है कि आप एक इंतहाई आला दिमाग के मालिक हैं और सही मायनों में क्राइम क्लब के सदारत के काबिल हैं। आपकी थ्योरी जानदार है, शानदार है, करिश्मा साज है, लेकिन गलत है। आगाशे हक्का बक्का सा रुचिका का मुंह देखने लगा। रुचिका गंभीरता से बोली, कहना जरूरी था, कहना पड़ा। अब मैं गलत हूं या आप, इसका फैसला कल होगा। आगाशे ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने उस रोज की मीटिंग की बर्खास्तगी की घोषणा कर दी।